हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक ओमेगा वर्स हिस्टोरिकल वंशन वन शॉट फैन फिक्शन लाई हूँ, वो भी ऑथर के परमिशन के साथ ही। स्टोरी का नाम है युवराज। स्टोरी शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और मेरे पीछे से आते हुए जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी में लेकर चलती हूँ आप लोगों को। हमें एक 12 साल के ओमेगा लड़के को दिखाया जाता है, जो फॉरेस्ट से लकड़ी काट के लेकर आ रहा था। वो लड़का एक घर के अंदर आता है और लकड़ियों को रख कर पीने की जगह से पानी लेकर पीने जाता है। ओमेगा लड़का एक घूंट पानी पिया ही था, किसी ने उस लड़के के हाथों से वो पानी का ग्लास छीन लिया और बोला, विंग, पानी बाद में पी लेना, पहले जाओ और जितने भी बर्तन है उसे साफ करो। पूरा दिल लगा दिया तुमने फॉरेस्ट से लकड़ियां लाने में ही। विंग ने अपने आंसू भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि विंग को पता था यहाँ विंग की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो इंसान है जिसने विंग के हाथों से पानी का ग्लास छीन लिया है, ये और कोई नहीं है, विंग के खुद के चाचा जी हैं। विंग के माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। इन दोनों के गुजरे हुए अभी 1 महीने ही हुआ है। विंग के चाचा जी ने अब विंग के घर में ही कब्जा कर लिया है और विंग को एक नौकर की तरह रखा है। विंग के चाचा जी ने शादी तो किया था, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। सभी को लग रहा था इनका कोई बच्चा नहीं है, तो ये दोनों विंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इन दोनों ने तो विंग का सब कुछ हड़प लिया। अभी विंग को दिखाया जाता है, जो अभी कुएं से पानी निकाल के वही पानी पी रहा था। फिर विंग अपना काम करने लगा और तभी विंग ने सुना कोई आया है, जो विंग को नाम से पुकार रहा है। विंग बेटा, कहाँ हो तुम? विंग ने जब ये आवाज़ सुना तो भाग के गया और उस इंसान को हक कर लिया और जोर जोर से रोने लगा। विंग ने कहा, मामा, आपने आने में इतना लेट क्यों किया? अल्फा जियांग फैंगमियन आए थे, जो विंग के मामा है। जियांग फैंगमियन देख पा रहे थे विंग की हालत कितना खराब हो चुका है इन 1 महीनों में। दोनों बात कर ही रहे थे, घर के अंदर से विंग के चाचा चाची निकल आए और जियांग फैंगमियन को देखते ही चिढ़ गए। इधर जियांग फैंगमियन को गुस्सा आ रहा था। जियांग फैंगमियन भड़क गए और बोले, 1 महीने पहले जब मैं यहाँ आया था तब मैंने बोला था मैं विंग को लेकर जाता हूँ, लेकिन तुम दोनों ने कहा था हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम विंग को अपने पास ही रखेंगे अपने बच्चे की तरह, इसलिए मैंने विंग को तुम्हारे यहाँ छोड़ा था। लेकिन आज जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो तुम्हारे आस पड़ोसियों ने तुम दोनों की सच्चाई मुझे बताया। मैं और एक पल भी विंग को तुम दोनों के पास नहीं रहने दूंगा। जियांग फैंगमियन गरीब थे, लेकिन बड़े दिल वाले थे। जियांग फैंगमियन ने कहा, मैं अभी विंग को यहाँ से ले जाऊंगा अपने साथ। ये सारी बातों को सुनकर विंग के चाची ने कहा, अगर आज यहाँ से इसे ले जाओगे तो आगे कभी भी इसे हम घर में घुसने नहीं देंगे। जियांग फैंगमियन ने विंग से कहा, बेटा, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम यहाँ से मेरे साथ चले जाओगे तो ये दोनों तुम्हारा सब कुछ हड़प लेंगे। विंग ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा, मुझे बस आपके साथ जाना है। इसके बाद हमें जियांग फैंगमियन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी विंग को लेकर आए थे जियांग फैंगमियन अपने घर। ओमेगा मैडम यू, जो कि जियांग फैंगमियन के वाइफ है, उनको तो पसंद नहीं आया विंग का यहाँ आना, लेकिन ओमेगा वाओ से संगरेन, जो कि जियांग फैंगमियन के माँ है, उनके रहते कुछ बोल भी नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे मैडम मी को विंग अपने आंखों में चुभने लगी, क्योंकि माँ बाप नहीं रहने के कारण विंग के नानी और विंग के मामा विंग को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार कर रहे थे। इससे मैडम यू को लगा विंग यहाँ आकर ओमेगा जियांग यानली, जो अभी 11 साल की है, और ओमेगा जियांग चैंग, जो अभी 10 साल का है, इन दोनों का ही हक छीन रहा है। वैसे तो मैडम यू कुछ उखाड़ नहीं पाती थी वाव से संगरिंग के होते हुए। इस वजह से चिढ़ के मैडम यू ने अपने बच्चों को विंग से दूर कर दिया। अपने बच्चों के कान भरने लगी विंग के खिलाफ। इस वजह से चैंग और यानली भी अब विंग से दूर रहने लगे। दोनों जब खेलते थे, विंग अगर खेलने आता था, दोनों विंग को खिलाते नहीं थे अपने साथ। अगर जियांग फैंगमियन अपने बच्चों को इस वजह से कुछ बोलते थे तो मैडम यू बोलती थी, बस करो, अपने बच्चों से भी थोड़ा प्यार कर लिया करो। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। अब तो मैडम यू के साथ साथ यानली और चैंग भी विंग से पक्का वाला नफरत करने लगे थे। 1 साल बाद बाव से संगरिन भी गुजर गई। फिर से विंग की जिंदगी झंड हो गई, जिस वजह से जियांग फैंगमियन ने विंग को अपने घर लाकर रखा था। वही सब टॉर्चर अभी जियांग फैंगमियन के घर में भी होने लगी विंग के साथ। जियांग फैंगमियन अगर कुछ कहते तो मैडम यू कहते थे, सुनिए जी, आपको क्या लगता है
आपके लाडले भांजे के लिए कोई राजकुमार आएगा। मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। माँ बाप नहीं है, कौन सिखाएगा ये सब। हस्बैंड के घर जाने के बाद उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से काम सिखा रही हूँ उसे। जियांग फैंगमियन घर में शांति चाहते थे, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन मैडम यू से चुपके विंग से लाड प्यार बहुत ज़्यादा ही करते थे। हमारा प्यारा सा विंग इसी में खुश था। पूरे दिन के काम की थकान, मैडम यू की जिल्लत, शाम को मामा जब खेत से काम करके लौटते थे, फिर विंग के साथ बैठ के थोड़ा गप्पे लड़ाते थे, तब सब थकावट, तब सब कड़वाहट दूर हो जाती थी विंग के अंदर से। विंग सबसे आखिर में खाता था, अगर कुछ बच जाता था तो ही, नहीं तो पानी में पाव भिगो के खाकर सो जाता था ज़्यादातर समय। जियांग फैंगमियन कुछ न कुछ खाना बाहर से घर आते टाइम विंग के लिए छुपा कर ले आते थे, और रात को जब सब सो जाते थे तब विंग के कमरे में जाकर विंग को नींद से बड़े प्यार से उठाकर फिर खिला देते थे। जियांग फैमिली गोसुट किंगडम में रहते थे। गोसी किंगडम के किंग का नाम था लैन चिरन। लैन चिरन के 3 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा लैन शिजोई, जो एक ओमेगा है और 12 साल का है। लैन फैमिली का मंझला बेटा लैन शिचन, जो एक अल्फा है, अभी 24 साल का है। लैन शिचन ने जल्दी जल्दी शादी भी कर लिया है। लैन शिचन की वाइफ का नाम है बेनचिंग, जो कभी लैन फैमिली की डॉक्टर हुआ करती थी। एक बार में लैन शिचन घायल होकर लौटे थे, तब बेनचिंग ने ही लैन शिचन का देखभाल किया था। फिर होते होते प्यार हो गया और फिर शादी भी हो गया। बेनचिंग लैन शिचन से बड़ी है, उम्र है 26, लेकिन प्यार के सामने ये सारी बाधाएं टिक नहीं पाती हैं, इसलिए उम्र का फासला कोई मैटर ही नहीं किया। इन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी है, नाम है जिंगई। छोटा सा गोलू मोलू सा एक प्यारा सा ओमेगा, उम्र है 4 साल। और आखिर में युवराज, सबसे बड़ा बेटा अल्फा लान वांगजी, जो अभी 30 का हो गया है, लेकिन अभी भी युवराज ही बने हुए हैं। युवराज लान वांगजी ने कहा था, जब तक लैन चिरन जिंदा है तब तक लैन चिरन ही किंग बने रहेंगे। लेकिन लैन चिरन ने भी कह दिया था, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी रिटायरमेंट चाहिए, इसीलिए जब भी तुम्हारी शादी होगी उसके बाद ही तुम्हें किंग बनाया जाएगा। युवराज लान वांगजी की अभी भी शादी नहीं हुई थी, और इसी वजह से युवराज लान वांगजी युवराज ही रह गए, अभी तक किंग नहीं बन पाए। लान वांगजी का शादी ना हो पाना ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी है। लान वांगजी के लिए दुख भरी कहानी नहीं है, दुख भरी कहानी है ये लान फैमिली के लिए, क्योंकि लान फैमिली ने अभी तक बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर लिया था, लेकिन युवराज लान वांगजी को एक भी ओमेगा पसंद नहीं आ रहा था शादी के लिए। लैन फैमिली में अरेंज मैरिज कभी किसी ने नहीं किया था, सब लव मैरिज ही करते थे। लैन चिरन ने भी लैन ई से लव मैरिज ही किया था, लेकिन बड़ी दुख की बात है, लैन ई लैन शिजई को जन्म देते हुए ही चल बसी थी। लेकिन लैन चिरन ने फिर शादी नहीं किया था, खुद से ही अपने किंगडम और अपने तीनों बेटे को संभाला था। युवराज लान वांगजी को सब अनरोमांटिक समझते थे, क्योंकि लान वांगजी खुद से कभी किसी ओमेगा से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। इस वजह से सभी ने मिलकर चाइना के हर किंगडम में हर कुमारी ओमेगा राजकुमारी और राजकुमारों से लान वांगजी का डेट फिक्स कर रहे थे, लेकिन लान वांगजी के दिल में एक भी राजकुमार या राजकुमारी फिट नहीं हो रहा था। इसलिए अभी सभी ने सोच लिया था, 30 का तो हो गया है युवराज लान वांगजी, अब और देर नहीं कर सकते। इसलिए अब जहाँ भी इनको सुंदर ओमेगा की खोज मिल रहा था, वो लोग वही ओमेगा देखने पहुंच जा रहे थे। लान फैमिली अभी ये नहीं देख रहे थे ओमेगा का फैमिली गरीब है या अमीर, उनको तो अब कोई भी ओमेगा चल जाएगा, बस सुंदर और अच्छे दिल का होना चाहिए। उनको तो अभी एक ऐसा ओमेगा चाहिए था जो लान वांगजी को भा सके। इस वजह से हर जगह ओमेगा की तलाश चल रही थी। लास्ट में राजपुरोहित पर ही जिम्मेदारी आई ओमेगा पसंद करने के लिए। अगर राजपुरोहित को वो ओमेगा पसंद आ जाता है तो ही सीधा युवराज लान वांगजी को लेकर लान फैमिली पहुंच जाएगी ओमेगा को देखने। हाँ, ओमेगा के घर में नहीं जाएंगे, लेकिन ओमेगा की फैमिली को लैन फैमिली के कुल मंदिर में आना पड़ेगा, फिर वहाँ लैन फैमिली आकर ओमेगा पसंद करेगी। वही अभी तक ये कार्यक्रम 21 बार हो चुका है, लेकिन एक भी ओमेगा पसंद नहीं आई थी युवराज लान वांगजी को। सबको ऐसा लग रहा था लान वांगजी अब राजा नहीं सीधा संत ही बन जाएगा। अब हमें जियांग फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ विंग की नानी की आज बरसी थी और विंग का मूड आज बहुत ज़्यादा ही ऑफ था। विंग पहले नानी माँ के साथ नानी के रूम में ही रहा करता था, लेकिन जब से विंग के नानी माँ गुजर गई है तब से विंग रसोई घर में एक साइड में पड़ा रहता है। विंग अभी साइलेंटली रो रहा था, वहाँ यानली आ गई और विंग से खाना मांगी। विंग ने कहा, खाना अभी नहीं बनाया है, बस इतना सुनना था। यानली ने अपनी हिटलर मॉम को बुला लिया। बस मैडम यू भी आते ही शुरू हो गई,
विंग चुपचाप उठकर खाना बनाने लगा। दोनों माँ बेटी किचन से चली गई। अब थोड़ी देर बाद ही चैंग भी वहाँ आ गया और विंग से कहा, मुझे दूध दे दो, जोर की भूख लगी है, खाना बन जाए तब तक रुक नहीं पाऊंगा, तब तक मैं दूध से ही काम चला लूंगा। विंग ने कहा, सब्जी अभी बन जाएगी, बस थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन ये सुनते ही चैंग ने आवाज लगा डाला मैडम यू को। अब फिर से मैडम यू आकर ताना मारने लगी विंग को। अभी कुछ देर पहले ही मैडम यू यानली के टाइम विंग को कह रही थी, मेरी बेटी को भूखा मरना चाहता है, जल्दी से पहले खाना बना। लेकिन अभी चैंग के टाइम बोल रही है विंग से, तेरी भूख मिटती नहीं है, पहले तू खाना बनाएगा, उसके बाद खुद खाना खाकर जो बचा हुआ खाना रहेगा वो हमें खिलाएगा। मेरे बेटे ने थोड़ा सा दूध मांग लिया तो गर्म करके नहीं दे सकता था, तुझे तो तेरी खाने की पड़ी है। बोलकर मैडम यू ने विंग के बालों को पकड़ लिया और तभी जियांग फैंगमियन वहां आ गए। दोपहर का खाना खाने आए थे बेचारे, और आते ही रोज जो देखने मिलता है आज भी वही देखने को मिल गया। जियांग फैंगमियन जल्दी से आकर विंग को मैडम यू से दूर करते हैं और मैडम यू को डांट लगाते हुए कहते हैं, दूध मैं गर्म करके देता हूँ, तुम सभी बाहर जाओ। अब दोपहर को घर आकर मैं ही खाना बनाया करूंगा, तुम सभी को खिलाऊंगा, अब यही करना बाकी रह गया है मेरा। मैडम यू अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई, लेकिन टोन कसते हुए गई, हमारे लिए आप खाना बनाएंगे? ऐसा तो होने से रहा, साफ साफ बोल दीजिए, अपने हाथों से खाना बनाकर अपने लाडले भांजे को खिलाएंगे। सभी के चले जाने के बाद जियांग फैंगमियन ने विंग से कहा, बेटा अपने इस मामा को माफ कर देना, तू ना इनको अपने मुंह मत लगाना, अब से जो बोले संग संग कर देना, इससे शायद इस घर में थोड़ा कलेश कम हो। विंग ने अब रोते रोते कहा, मामा यहाँ आप रहते हो इसलिए मैं इस घर को अपना घर मानता हूँ, लेकिन मामा मैं भूल जाता हूँ इस घर में मेरी क्या औकात है। अब मामा भंजे दोनों ही एक दूसरे को हक करते हुए रोने लगे। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां आज पास ही में एक मेला लगा हुआ था। यानली और चैंग तो कब का चले गए थे घूमने, लेकिन विंग घर का काम सारा खत्म करके अभी नहाकर आकर खुद को रेडी कर रहा था। विंग एक ओमेगा था, विंग का भी मन होता था थोड़ा सचने संवरने का। विंग ज़्यादातर समय ही घर में ही रहता था, इसलिए कभी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन विंग का मन तो होता था कभी कभी सचने संवरने का। और ये बात जियांग फैंगमियन को पता था, इसलिए चुपके से जियांग फैंगमियन ने एक दिन विंग को कुछ मेकअप का सामान लाकर दिया था, लेकिन विंग कभी यूज़ नहीं करता था क्योंकि वो कभी बाहर घूमने जाता ही नहीं था। लेकिन आज वो मेला जा रहा था, इसलिए अपने कपड़ों के पोटली से उसने मेकअप का सामान निकाला। पहले तो एक अच्छा सा कपड़ा पहना, उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करने बैठा, और तभी उसी टाइम वहाँ मैडम यू आ गई। मैडम यू देख पा रही थी, थोड़ा सा लिपस्टिक और पाउडर लगाते ही विंग हीरोइन की तरह लग रहा था। मैडम ये चिढ़ गई और अपनी गंदी जुबान खोल डाली, किसे रिझाने के लिए इतना मेकअप थोप रहा है, इतना भनठन के मेला जा रहा है तू। और तभी वहाँ जियांग फैंगमियन आ जाते हैं। वो आते ही कहते हैं, अब क्या हो गया? मैडम यू ने कहा, तुम्हारा भांजा मेकअप थोप रहा है अपने मुंह पर, देख लेना आप, किसी दिन आपको ये ना पता चले, इतना बंठन के मेकअप करके बाहर किसी के साथ अपना मुंह काला करके लौट रहा है। जियांग फैंगमियन ने कहा, यो बकवास बंद करो, मैंने ही विंग से कहा था मेले में मेरे साथ चले, मुझे कुछ सामान भी बेचना था वहाँ, इसमें मेरी मदद के लिए तुम्हारे बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन विंग आ रहा है, इसीलिए मैं विंग को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हारे गंदे दिमाग में इससे लेकर क्या क्या ख्याल आते हैं। फिर विंग को बोला, चलो बेटा हमें लेट हो रहा है, लेकिन विंग ने रोते रोते कहा, मामा थोड़ी देर रुकिए, अभी आता हूँ, बोलकर पानी से अच्छे से अपना मुंह धोकर फिर वहाँ से चला गया अपने मामा के साथ। घर से बाहर आकर जियांग फैंगमियन ने कहा, मुंह धोने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। विंग ने अपने मन मारते हुए कहा, मुझे मेकअप करना वैसे भी पसंद नहीं है मामा। अब हमें मेला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैन फैमिली के 2 राजकुमार और एक युवराज आए थे मेला घूमने, लेकिन वेश बदल के। इधर विंग मेले में आकर मामा के साथ मामा का हाथ बटाता है काम में। फिर जियांग फैंगमियन विंग को बोल देते हैं, जाकर मेला घूम के आए, फिर एक साथ जाएंगे घर। विंग भी अपने मामा से कुछ पैसा लेकर निकल जाता है मेला देखने। विंग थोड़ी देर मेला घूमता है, फिर विंग का फेवरेट मिठाई खाता है और फिर बाकी पैसों से एक बांस की बांसुरी खरीदता है। विंग फिर लौट आता है जियांग फैंगमियन के पास और बड़ा खुश होकर अपने खरीदा हुआ बांसुरी दिखाता है जियांग फैंगमियन को। फिर जियांग फैंगमियन कहते हैं, बांसुरी खरीदा है तो बजाकर भी दिखा। फिर क्या, विंग एक प्यारा सा धुन बजाता है।
वहाँ जितने भी लोग थे सभी मदहोश हो गए थे इतनी प्यारी धुन को सुनकर। वहाँ तीनों लैंस ब्रदर्स भी आ गए थे। उनको भी ये धुन बड़ा पसंद आ रहा था, खास करके युवराज लानवांग जी को, बांसुरी के धुन को भी, और उस धुन को जो बजा रहा था वो ओमेगा भी। युवराज लानवांग जी ने लैन शीचन को कहा, इस ओमेगा के घर रिश्ता भेजो। बोलकर तीनों भाई वहां से निकल गए और वहीं पे दूर खड़े हुए चैंग और याली विंग की इतनी तारीफ सुनकर गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। ये दोनों और विंग की तारीफ होते हुए नहीं सुन पाए, लौट गए अपने घर और मैडम यू को जाकर सब बता दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही जियांग फेंगमियन के साथ विंग घर लौट आया। घर में आते ही मैडम यू सीधा जाकर विंग के हाथ से वो बांसुरी छीन लिया और कहा, जब शादी हो जाए तब अपने हस्बैंड के पैसे उड़ाना और जितना चाहे उतना खर्च करना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के पैसे उड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोलकर सीधा रसोई घर में जाकर चूल्हे के आग में उस बांसुरी को फेंक दिया। फिर अपने कमरे में जाकर रूम को लॉक कर दिया। जियांग फेंगमिया ने ये सब होते हुए नहीं देखा था। वो थक गए थे, इसलिए आते ही अपने कमरे में चले गए थे। विंग जल्दी से जाता है और चूल्हे के अंदर से आधा जला हुआ बांसुरी को निकालता है और साइलेंटली रोने बैठ जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैडम यू को विंग खाना परोस रहा था। यानली और चैंग खाना खाकर पहले ही चले गए थे अपने दोस्तों के साथ घूमने। जियांग फेंगमियन अभी तक नहीं लौटे थे काम से दोपहर का खाना खाने। मैडम यू को खाना देकर विंग भी किचन में जाकर खाना खाने बैठ गया था और ये देखकर मैडम यू फिर से चिढ़ गई और खाना मांगने लगी। विंग ने बस अपने लिए थोड़ा सा ही खाना निकाल कर रखा था और बाकी खाना अपने मामा के लिए अलग से रख दिया था। विंग ने कहा, मामी और खाना नहीं है। मैडम यू तो गुस्से में आ गई और तमतमाते हुए किचन में घुसी और विंग के थाली को दिखाते हुए कहा, खाना नहीं है तो ये क्या है? तू मेरा पेट काट के खुद का पेट भरना चाहता है? इतना ज़्यादा खा खा कर फूल रहा है, मेरे हस्बैंड का खून चूस के भी तेरा पेट नहीं भर रहा है। बोलकर विंग का खाना विंग के हाथ से छीन लेते हैं और वहाँ से चली जाती है। फिर विंग ने उस दिन खाली पानी पीकर ही अपना गुजारा कर लिया था। अब आधी रात को जियांग फेंगमियन विंग के कमरे में गए और विंग को नींद से जगाकर विंग का फेवरेट मिठाई विंग के हाथ में देकर कहा, बेटा इसे खा ले। पता है मुझे इससे तेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन बेटा इससे मेरा और तेरा दोनों का दिल जरूर भरेगा। बोलकर जियांग फेंगमियन अपने आंसुओं को संभालते हुए वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। विंग के ऊपर टॉर्चर भी और बढ़ जाता है। अभी तो बात बात पर विंग के ऊपर हाथ भी उठाने लग गई थी मैडम यू। यहाँ तक के चैंग और यानली भी विंग के गाल पर थप्पड़ मार के चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन जियांग फेंगमियन को बुलावा आता है लान राजपुरोहित का। लान राजपुरोहित को पता नहीं था लान वांगजी ने विंग की बात की थी अपनी शादी के लिए। लान पुरोहित को लगा था लान वांगजी ने जियांग फेंगमियन के ओमेगा बच्चों की बात की होगी, इसलिए लान पुरोहित ने जियांग फेंगमियन को कह दिया, तुम्हारे ओमेगा बच्चों में से एक बच्चे को हमारे होने वाले राजा ने अपने लिए चुना है। कल अपने ओमेगा बच्चों को लेकर मंदिर आ जाना, वहीं पर हम बाकी बातें कर लेंगे। जियांग फेंगमियन तो बहुत खुश हो गए थे। उनके बच्चों में से कोई ऐसा है जो आगे क्वीन बनने वाली है। ये खबर पाकर घर में भी सब खुश हो गए थे और नेक्स्ट डे ही सब पहुंच गए थे मंदिर में। मैडम यू तो विंग को लेना नहीं चाहती थी, लेकिन सामान उठाने के लिए विंग को साथ लेना ही पड़ा। इधर जब चैंग और यानली को रेडी करके लान फैमिली के सामने लाया गया तो लान फैमिली को भी लगा उनमें से ही कोई ओमेगा शायद लान वांगजी को पसंद आ गई होगी। चैंग और यानली तो आज सज धज के लान फैमिली के सामने खड़े हो गए थे। लान चिरन ने धीरे से पूछा लान वांगजी से, बेटा इनमें से कौन से ओमेगास को तुमने पसंद किया है? युवराज लान वांगजी कुछ कह पाते मैडम यू बोल पड़ी, अपने बच्चों की तारीफों का पुल बांधने लगी। महाराज महाराज मेरे दो अनमोल रतन,
मैंने मेरे इन दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा ही नाज़ों से पाला है। घर में एक भी काम नहीं करने देती थी। ये दोनों कोई राजकुमार या राजकुमारी से कम नहीं है महाराज। ये सुनते ही युवराज लानवांगजी ने कहा, मैडम यू से, आपने अपने बच्चों को कोई काम करने नहीं दिया? सच में? मैडम यू ने कहा, नहीं, भला मेरे बच्चे काम क्यों करें? मेरे बच्चे तो पढ़ाई करते हैं और खुद को अच्छे से मेंटेन करते हैं। युवराज लानवांगजी ने पीछे खड़ा हुआ विंग को दिखाते हुए कहा, ये ओमेगा कौन है? मैडम यू बिना समय गवाए बोली, नौकर है, घर का सब काम यही तो करता है। इसके रहते मेरे बच्चों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। विंग को पता था मैडम यू उससे नफरत करती है, बहुत ज़्यादा ही नफरत करती है, मगर इतना करती है ये कभी सोचा नहीं था। जियांग फैंगमियन ने देखा विंग की आंखों से साइलेंटली आंसू आ रहे हैं। उनके आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अभी राज परिवार के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे वो, इसलिए चुप रहे। लानवांगजी ने लानचिरन से कहा, विंग को दिखाते हुए, महाराज मुझे उस ओमेगा से ही शादी करनी है। लानचिरन को अच्छा तो नहीं लगा। लानवांगजी एक युवराज होते हुए भी एक नौकर से शादी करना चाहता है, लेकिन अपने बेटे का दिल रखने के लिए महाराज लानचिरन मान गए, लेकिन मैडम यू का खून खौल गया। मैडम यू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक युवराज होकर आप कैसे एक नौकर से शादी कर सकते हैं? युवराज लानवांगजी ने कहा, क्योंकि मैं सबसे सुंदर ओमेगा चाहता हूँ अपने लिए। आपके दोनों बच्चों को तो देखिए, दोनों ने ही अपने चेहरे पर मेकअप की दुकान खोलकर बैठे हैं। इधर विंग का दिल तो युवराज लानवांगजी की बातों को सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा था और डर भी लग रहा था, क्या सच में उसकी शादी हो पाएगी युवराज लानवांगजी से? विंग चुपके चुपके लानवांगजी को देखने लगा। विंग को सपनों की दुनिया से बाहर निकल लाई मैडम यू ने। मैडम यू ने कहा, माफ कीजिए युवराज, लेकिन विंग ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि विंग की शादी बचपन में ही तय हो गई है। विंग का एक मंगेतर है। ले, विंग अब सोचने बैठ गया, ये कब हुआ, कैसे हुआ, उसे क्यों नहीं पता? जियांग फैमिली ने माफी मांगी। युवराज लानवांगजी को तो लग रहा था मैडम यू के दिल में चोर है। लानवांगजी के पास खड़ा हुआ लैन शिचन ने कहा, बड़े भाई आप सही सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, लगता है इस फैमिली पर नजर रखना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। पास से अब लैन शुजे बोल पड़ा, भैया कुछ तो गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा ही गड़बड़ है इस फैमिली में। फिर युवराज लानवांगजी को कहा, बड़े भाई शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना, आप पटा लीजिए। वैसे भी हमारे परिवार में तो रिवाज है, आज तक किसी ने अरेंज मैरिज नहीं किया है। लान शिचन ने भी लान शिजर के ही साथ दिया और बोला, भाई की बात सही है, एक बार ट्राई तो करके देखिए आप। युवराज लानवांगजी ने कहा, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी यहाँ से चलो। अब हमें जियांग्स के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मंदिर से लौटने के बाद मैडम यू ने अपने मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकाला था। इतने गुस्से में थी कि सीधा अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया था। अब रात को विंग का खाना बनाना हो गया था, विंग ने खाना लगा दिया था। अब सब आकर आज एक साथ ही खाना खाने बैठे। सब खाना खा ही रहे थे। जियांग फैंगमियन ने देखा विंग उनके पास ही खड़ा हुआ है। विंग हमेशा खाना लगा कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मैडम यू को ये पसंद नहीं है विंग का वहाँ रहना। फिर भी आज विंग वहाँ खड़ा हुआ है। ये देखकर जियांग फैंगमियन को लगा शायद विंग कुछ कहना चाहता है उनसे। जियांग फैंगमियन ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है तुम्हें? मैडम यू खा रही थी, रुक गई। विंग ने पूछा, चाचा जी क्या सच में मेरी शादी बचपन में तय हो चुकी है? चाचा जी कौन है वो अल्फा? विंग की बातों को सुनकर वहाँ अर्थक्वेक आ गया मैडम यू के अंदर। मैडम यू भड़क गई। मैडम यू उठ गई और विंग के बालों को पकड़ के खींच के किचन में ले गई। जियांग फैंगमियन मैडम यू को रोक पाती इससे पहले ही मैडम यू ने चूल्हे के अंदर से एक जलता हुआ लकड़ी उठा लिया और विंग के एक साइड के गाल को उस लकड़ी के आग से जला दिया। विंग चीखने लगा और इधर विंग के साथ साथ मैडम यू भी चीखने लगी और चीख चीख के बोलने लगी, तेरे इस चेहरे की वजह से आज मेरे बच्चों का राजघराने से रिश्ता होते होते रह गया। तुझे क्या लग रहा है तुझे मैं ऐसे ही जाने देती? अब देखती हूँ मैं तुझे, कौन सा अल्फा तुझसे शादी करता है। तू जो चाहता है वो कभी मैं होने नहीं दूंगी। देख लेना, मैं इसी महीने के अंदर मेरे बच्चों की एक अच्छे घर में शादी करवा दूंगी। जियांग फैंगमियन ने अभी एक जोर का तमाचा मार दिया मैडम यू के चेहरे पर और कहा, और कितना नीचे गिरोगी? मैडम यू ने कहा, तुम्हें तो अपने बच्चों की कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे पड़ी है। मैं मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं चाहती। जियांग फैंगमियन ने देखा विंग चीख चीखे रोए जा रहा था। विंग का एक साइड का गाल पूरा जल चुका था। जियांग फैंगमियन जल्दी से विंग को पास ही के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जाते जाते रोते हुए जियांग फैंगमियन विंग से बोलते हैं, विंग बेटा तेरे चाची ने वहाँ तेरी शादी वाली बात झूठ बोली थी।
वो नहीं चाहती थी तेरी शादी युवराज से हो। विंग अभी कुछ कहने के हाल में नहीं था, लेकिन विंग के आंसू सब कुछ बोल रहे थे। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आज बड़ी धूमधाम से याली और चैंग की शादी हो रही थी। मैडम यू ने अपनी बात को रखी थी। जिन फैमिली जो गोसु किंगडम में ही रहते हैं, और ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा ही अमीर है। जिन फैमिली के बड़े बेटे जिन जुशियान याली से शादी कर रहा था, और छोटा बेटा मिंग याओ जियांग चैंग से शादी कर रहा था। और विंग दूर खड़ा होकर ये शादी होते हुए देख रहा था। विंग ने अभी अपने जले हुए चेहरे को एक कपड़े से ढककर रखा था। उस दिन के बाद से विंग ने अपने चेहरा किसी को नहीं दिखाया था, हमेशा अपना चेहरा कपड़ों से ढककर रखता था। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आज याली और चैंग अपने मायके वापस आए थे घूमने। दोनों दामाद भी आए थे। फिर अपने अपने वाइफ को छोड़कर वो दोनों चले गए। जाते टाइम दोनों दामाद को आगे छोड़ने जियांग फैंगमियान भी चले गए। यानली और चैंग सबको सुना सुना कर बोल रहे थे, उसके अल्फा कितने अच्छे हैं, उन दोनों को कितने अच्छे से रखते हैं। याली और चैंग के ससुराल से बहुत सारे मिठाई आए थे, इतने के पूरे गांव में बांट सकते हैं। वैसे भी सब खराब हो जाते, इतना कोई कैसे खा सकता है भला। इसलिए मैडम यू ने विंग से कहा, तू जा और सारा मिठाई मंदिर में जाकर मेरे बच्चों के नाम पर बांट के आ भिखारियों में। इतनी सारी मिठाई थी कि विंग को एक बैलगाड़ी तो मंगाना ही पड़ेगा मंदिर तक जाने के लिए। मैडम यू भी आज बहुत ज़्यादा ही खुश थी, इसलिए बैलगाड़ी से जाने का पैसा दे दिया विंग को। लेकिन मैडम यू जितना भी खुश हो, विंग को टॉर्चर करने वाली बात कभी नहीं भूलती। इसलिए विंग के पास अभी बस मंदिर जाने का ही पैसा है, आने का नहीं। विंग को अभी मंदिर से घर तक पैदल ही आना पड़ेगा। विंग ने मिठाई बांट दिया, लेकिन फिर भी एक टोकरी मिठाई बच गई। इस मिठाई को विंग आते टाइम पूरे गांव में बांटते बांटते आया और सबको बता भी दिया। उसके दोनों भाई बहनों की बहुत अच्छे घर में शादी हो चुकी है। विंग जिसको भी ये सभी बातें बोल रहा था, तो सामने वाले इंसान विंग को 4 बातें और सुना रहा था, गुस्से में नहीं बल्कि सहानुभूति से। कोई कोई ओमेगा तो चिढ़ा भी रहा था विंग को। हमें नहीं लगता तेरा कभी मैरिज भी होगा। तेरा जो मामी है हमेशा तुझे घर का नौकर ही बना कर रखेगा। अब तो तेरा चेहरा भी जल चुका है, अब चाह के भी कोई अल्फा तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। विंग इन सभी की बातों से आज बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था। विंग घर आकर घर में नहीं घुसा। घर में बहुत सारे लोग जो थे, इसलिए घर के पीछे तालाब किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। इधर घर के अंदर भी सभी अड़ोसी पड़ोसी मैडम यू से पूछ रही थी, आपके दोनों बच्चों की तो शादी कर दिया है आपने। अभी विंग भी 16 साल का हो गया है और यानली और चैंग से भी बड़ा है। पहले तो उसकी शादी करवाना था, लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाई, लेकिन अब तो करवाएंगी ना। अब मैडम यू क्या ही बोले, अंदर तो लावा फूट रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत शांत लहजे से जवाब दिया, अभी अभी तो इतना पैसा खर्चा हो गया है, बच्चों की शादी करवाई है, इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते। लेकिन विंग के मामा ने विंग के लिए एक अच्छा अल्फा देखा है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग खाना बनाते बनाते सोच रहा था, क्या वो अपने शादी वाली बात अपने मामा से बोले। विंग ने सोच लिया, एक बार तो बात करके देखता ही हूँ। इसलिए दोपहर को जब मामा आए खाना खाने, तब तो विंग ने चुपके से अपनी शादी वाली बात कही अपने मामा से। इधर विंग को पता नहीं था, मैडम यू चुपके से विंग की बातों को सुन रही थी। मैडम यू देखना चाहती थी जियांग फैंगमियन क्या बोलते हैं विंग को, इसलिए चुपचाप सुनने लगी। जियांग फैंगमियन ने कहा, बेटा विंग, अभी अभी तो मैंने तुम्हारे भाई बहन की शादी की है, थोड़ा टाइम दे दो, तुम्हारा भी कर दूंगा। विंग ने कहा, मामा, नानी ने जो मुझे हिस्सा दिया है, अब वो बेच के भी तो मेरी शादी करवा सकते हैं ना। और ये सुनना ही था, और तभी वहाँ मैडम यू आ गई और बोली, देखा देखा, मैंने कहा था ना ये नमक हराम है, इतने दिनों तक हमने पाला पोसा, कहाँ बोलेगा कि मामा मेरा हिस्सा भी आप रख लीजिए। खुद के बाप का जो कुछ भी था वो तो दान करके चलाया, अब हमारे हिस्से में भी भाग जमा के और हमसे ही हिस्सा मांग रहा है। एक बार भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है, इसे तो अपना देखना है बस। सुनिए जी, मैं बोल रही हूँ कि पढ़ निकल आए हैं, फिर कहीं किसी दिन पंछी बनूरती फिर बन के किसी के साथ भाग जाएगा, आपका मुंह काला ना कर दे, मुझे तो यही डर लग रहा है। आप जल्दी से इसका हाथ पीला कर दीजिए, नहीं तो खुद भी अपना मुंह काला करेगा और हमारे भी करवाएगा। विंग ने कहा रोते रोते, मुझे माफ कर दीजिए मामा, आगे से कभी नहीं कहूँगा, बोलकर विंग वहाँ से चला गया। अब मैडम यू जियांग फैंगमियन के ब्रेन वॉश करने बैठ गई वहाँ। मैडम यू जियांग फैंगमियन को कहती है, ऐसा लड़का ढूंढिए जो हमसे दहेज ना मांगे और उसे भी अपने साथ ले जाए, मुझसे और सहा नहीं जा रहा है दूसरों की ये सभी टिप्पणियाँ। आप लंगड़ा लूला जो कोई भी मिले उससे विंग की शादी करवा के यहाँ से भेजिए। जियांग फैंगमियन भी
ठीक है बोलकर घर से निकल जाते हैं अपने खेत में काम करने के लिए और बोलकर जाते हैं मैं इसी महीने में विंग के लिए एक लड़का ढूंढ के उसकी शादी करवा के उसे अपने ससुराल भेज दूंगा। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर कुएं के पास बैठकर बर्तन धो रहा था और तभी वहाँ मैडम यू आकर बोलती है मुझे अच्छे से पता है तेरा मामा कोई काम का नहीं है, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ तो कितने दिनों तक हमारे यहाँ पर रहता है, बोलकर मैडम यू वहाँ से निकल गई और विंग की आंसू फिसल गई। मैडम यू पहले तो गई उस इंसान के पास जिन्होंने याली और चैंग की शादी फिक्स की थी। अभी मैडम यू इनको ही आकर बोली विंग की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ के दीजिए। इस इंसान के पास भी बड़ा अच्छा रिश्ता था विंग के लिए, लेकिन उन्होंने जब बताया उन अल्फाओं के बारे में मैडम यू भड़क गई और कहा मुझे विंग के लिए एक ऐसा अल्फा चाहिए जिससे शादी करके विंग एक दिन भी चैन से जी ना पाए। उस इंसान को बड़ा बुरा लगा विंग के लिए और मैडम यू पर आया गुस्सा। उस इंसान ने एक मॉकिंग टोन में कहा तब तो आप एक काम कीजिए, सीधा बड़े मंदिर जाइए और वहाँ एक पागल है जिससे शादी करनी है। वो पूरा दिन शादी करना है ये बोलता रहता है। उस पागल से तो सारे गांव के ओमेगास परेशान हो गए हैं। उसे शादी करनी है। आप जैसे बोल रहे हैं इस पागल भिखारी से आप विंग की शादी करवा दीजिए, करा सकती है तो। मैडम यू को समझ आ गया यहाँ डाल गलने नहीं वाली है, इसलिए निकल गई वहाँ से टमटमा के। लेकिन उन्होंने सोचा एक बार उस पागल को देख कर ही आती हूँ, क्या सच में वो पागल शादी करना चाहता है। मैडम यू जब मंदिर पहुंची तब देखा एक जगह पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ जमी है। वहां गई तो देखा एक अल्फा को कुछ ओमेगास मिलकर जूता खोलकर पीट रहा है। मैडम यू जब आसपास पूछताछ की तो जाना ये इंसान और कोई नहीं है, वही पागल है जिससे मिलने वो आई है। मुझसे शादी करोगे वाली बात को लेकर अभी यहाँ कुटाई चल रही है। मैडम यू को ये पागल अल्फा विंग के लिए परफेक्ट लगा। कुटाई खत्म होने के बाद मैडम यू गई और कहा तो बेटा तुम्हें शादी करनी है, मेरे पास एक ओमेगा है, क्या तुम शादी करोगे इससे। वो पागल भी मान गया। उस पागल भिखारी को तो बिना मांगे ही खाना मिल गया। मैडम यू जब घर इस पागल को लेकर आई तब शाम हो चुकी थी। जियांग फैंगमियन भी घर आ चुके थे। मैडम यू के साथ एक पागल को देखते ही जियांग फैंगमियन ने कहा यू तुम इसे हमारे घर में क्यों लाई हो। मैडम यू ने कहा बताती हूँ। फिर मैडम यू ने उस पागल को कहा तुम जाओ, रसोई घर में तुम्हारा ओमेगा खाना बना रहा है, जाकर उससे पूछ लो तुमसे शादी करेगा या नहीं। पागल भिखारी भी खुशी में कूदते फांदते चला गया और पीछे से जाकर विंग को हक कर लिया। विंग तो डर के मारे चीख पड़ा मामा बोलकर। फिर देखा उसे एक पागल अल्फा ने हक करके रखा है पीछे से। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर उस पागल अल्फा बस इसी बात को रिपीट पे रिपीट करने लगा तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे पास राजमहल है, मैं तुम्हें मेरे राजमहल में रानी बनाकर रखूंगा। विंग ने खुद को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और बाहर भागा तो देखा बाहर मामा और मामी खड़े हैं। विंग कुछ बोल पाता। मैडम यू ने कहा विंग बेटा घबराओ नहीं, ये अल्फा कोई नहीं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है, तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है और इस अल्फा को भी जल्दी है, अपने लिए एक ओमेगा की तलाश है इसे, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी पक्की कर डाली है। कल ही शादी है तुम दोनों की। शादी के बाद तुम दोनों ही परफेक्ट कपल दिखोगे। विंग को समझ आ गया था मैडम यू क्या करने की कोशिश कर रही है। विंग जल्दी से जाता है और जियांग फैंगमियन के पैरों को पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है मामा मैं आगे से कभी भी अपने शादी के बारे में आपको नहीं बोलूँगा, मैं तो कभी शादी भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ नौकर की तरह रह जाऊँगा मामा। प्लीज़ मामा मुझे इस पागल इंसान से शादी नहीं करनी। प्लीज़ मामा मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, मुझे इस पागल इंसान से शादी नहीं करनी है मामा। मामा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जियांग फैंगमियन ने मैडम यू की तरफ देखा और कहा यू विंग को याली के कमरे में बंद करके रखो, कल सुबह ही मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा। बोलकर जियांग फैंगमियन वहाँ से चला जाते हैं। जाते टाइम उस पागल अल्फा को भी अपने साथ ले जाते हैं। इन दोनों के जाते ही मैडम यू विंग के बालों को पकड़ लेती है और कहती है मुझे तो ये सोचकर ही इतना मज़ा आ रहा है, शादी के बाद तो इस पागल के साथ कहाँ जाएगा। इस पागल को देखा है ना, इससे इस दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, इसे बस इतना पता है शादी क्या चीज़ होती है। इसका मतलब शादी करने के बाद जो फर्स्ट नाइट होगा तुम दोनों का तो वो कहाँ होगा, कहीं किसी पेड़ के नीचे या रास्ते के बीच। विंग अब जोर जोर से रोने लगा और बोलने लगा प्लीज़ मामी मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद मत कीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है।
मैडम यू ने अब और कुछ नहीं कहा और विंग को रूम में जाकर लॉक कर दिया और वहां से चली गई। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां सच में जबरदस्ती विंग के साथ उस पागल अल्फा का शादी करवाया जाता है और एक बैलगाड़ी में उस पागल अल्फा के साथ विंग को बिठा दिया जाता है। विंग रोते ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर विंग के पागल हस्बैंड ने कहा, अरे पागल, रो क्यों रहे हो? शादी करके कोई रोता है क्या? देखो मैंने भी तो शादी किया है ना तुमसे, मैं क्या रो रहा हूँ? विंग ने अपने रोने के साउंड को और थोड़ा लाउड कर दिया। पागल अल्फा ने अपने कानों में उंगली डाल दी और बोला, रोना बंद करो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा अपने महल में। लेकिन विंग है कि मानता नहीं। विंग के रोने का रिकॉर्डर तो चालू ही रहा। इस बीच बैलगाड़ी को रोक रोक कर विंग के हस्बैंड ने अपना कुछ पागलपन का नमूना दिखा दिया विंग को। दूसरे बच्चों के हाथ से खाना छीन के खा लिया, कुत्ते के पीछे पत्थर लेकर भागा, दुकान से खाना चुराया और बार बार विंग को तुमको रानी बनाकर रखूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा महल है उसमें, ये बोलकर पक्का डाला। जितना समय बीत रहा था अपने पागल हस्बैंड की हरकतों को देखकर विंग का रोना और बढ़ रहा था। शाम के टाइम बैलगाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। विंग ने आंखें उठाकर देखा तो शॉक में विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग ने देखा सच में विंग के सामने एक बड़ा सा महल खड़ा हुआ है और उस महल से काफी सारे नौकर चाकर निकल के आ रहे हैं। विंग ने अपने पास बैठे हुए अपने हस्बैंड को पूछा, क्या ये सब मेरा सपना है? विंग के पागल हस्बैंड ने विंग के हाथ में एक चूटी काटा और बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बड़ा सा महल है जहाँ मैं तुम्हें अपना रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन वो तो बस तुम ही हो, बस तुम ही हो जो मेरे बातों को नहीं मानते हो। विंग हैरानी भरी नजरों से देखता है अपने हस्बैंड को और कहता है, आप कौन हो? विंग के हस्बैंड ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैंने तो तुम्हें नकाब के पीछे भी पहचान लिया था, लगता है बस मैं ही तुम्हारे प्यार में गिरा हूँ, तुम नहीं। विंग का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पूरा राज परिवार आ पहुँचता है। विंग सबको देखता है, लेकिन विंग का सपनों का राजकुमार वहाँ नहीं था। जिंगाई जल्दी से आकर बैलगाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है। विंग जल्दी से जिंगाई को अपने गोद में ले लेता है। विंग को अच्छे से देखने के बाद छोटे से जिंगाई ने कहा, वो तो आप ही हो जिन्हें लाने के लिए मेरे बड़े बाबा गए थे? विंग अभी भी हैरान था। महाराज लांचेरे ने कहा, बहुत हुआ, अब सब अंदर भी चलो। विंग बेटा अपने हस्बैंड के साथ आओ, बोलकर लांचेरन जाने के लिए मुड़ गए। वेंचिंग जल्दी से आई, जिंगे को अपने गोद में ले लिया। फिर विंग को धीरे से कहा, अगर जानना है तुम्हारा हस्बैंड कौन है तो अपने हस्बैंड के दाढ़ी को खींचो। विंग भी लाइक, क्या? वेंचिंग भी लाइक, जी हाँ, बोलकर वेंचिंग भी वहां से चली गई। विंग को तो डर लग रहा था ऐसा करने में, लेकिन विंग ने देखा उसके हस्बैंड खुद अपने चेहरे को आगे करके बैठे हैं, इसका मतलब खींचो। विंग ने पूछा, आप पागल नहीं हो? विंग के हस्बैंड ने आंसर में ना में सर हिलाया। फिर विंग ने पूछा, आप भिखारी भी नहीं हो? विंग के हस्बैंड ने फिर से ना में सर हिलाया। फिर विंग ने पूछा, तो आप कौन हो? विंग के हस्बैंड ने फिर अपना चेहरा और थोड़ा सा आगे कर दिया, इसका मतलब दाढ़ी खींचो। अब जाकर विंग के जान में थोड़ा जान आई। विंग ने अपने कांपते हुए हाथों से दाढ़ी को धीरे से खींचा और दाढ़ी विंग के हाथ में आ गई। विंग ने देखा और बोल पड़ा, युवराज आप? विंग के आंखों में अभी खुशी के आंसू थे। विंग अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढककर जोर जोर से रोने लगा। लान वांगजी ने कहा, कितना रोते हो, लगता है गोसु के होने वाले क्वीन गोसु में कभी पानी की कमी नहीं होने देगा। अब दोनों ही हंस पड़े। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां अभी वंशन का फर्स्ट नाइट मनाया जा रहा था, जहां विंग अभी अपने चेहरे से बेल उठाने नहीं दे रहा था युवराज लान वांगजी को। विंग को शर्म भी आ रहा था और साथ में विंग थोड़ा सा डरा हुआ भी था, क्योंकि विंग के चेहरे के एक साइड पर जलने का निशान जो है। विंग को युवराज लान वांगजी ने कहा, क्या बात है मुझे बताओ? विंग ने कहा, अब मैं पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहा। युवराज लान वांगजी ने कहा, मुझे पता है। विंग हैरानी से पूछा, आपको पता है? लान वांगजी ने कहा, मुझे सब पता है। विंग एक बात बताओ, आज आसमान में पूरा चांद तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग ने बेल नहीं उठाया और देखा भी नहीं, लेकिन आंसर दिया, हमेशा की तरह खूबसूरत ही लग रहा होगा। युवराज लान वांगजी ने कहा, वही तो, तुम मेरे चांद हो। चांद में भी दाग है, लेकिन चांद फिर भी खूबसूरत है। वैसे ही तुम्हारे चेहरे का दाग तुम्हारे अंदर की खूबसूरत को छुपा नहीं पाता है। विंग ने कहा, सच में? आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
युवराज लानवांग जी ने कहा। नहीं पड़ेगा। लानवांग जी जिंदगी में पहली बार अब रोमांटिक होते हुए विंग से कुछ कहा। विंग, मेरे दिल का हाल सुनना चाहोगे? विंग अपने सर को हाँ में हिलाता है। लानवांग जी सुनाता है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शौखे से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शौख से लूं कुछ हसीन पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर न आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जान में आ तेरी खुद को ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, तुझसे है मुझको पाने, यादों के वो नजराने, एक जिन पे हक है बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में मिलूं। जो भी सांसें मैं भरूं उसे तेरे संग भरूं, चाहे जो है रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। वांग जी के मुंह से इतना रोमांटिक सॉन्ग सुन के विंग को खुशी से खुद खुशी करने का मन हो रहा था। इसके बाद विंग ने वांग जी को अपना बेल उठाने दिया। और फिर क्या, एवरी डे मीन्स एवरी डे? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। युवराज लानवांग जी को पता था विंग अभी बस 16 साल का ही है, इसलिए युवराज लानवांग जी ने विंग के साथ कोई जल्दबाजी नहीं की। विंग को टाइम देना चाहते थे युवराज लानवांग जी। दोनों ने फर्स्ट नाइट को बस कौन बनेगा करोड़पति खेल के ही बिताया। विंग ने सवाल पूछा और लानवांग जी ने सारे सवालों का जवाब सही सही दिया। चलिए इनके सवाल जवाब देख लेते हैं क्या था। विंग ने पूछा, आप ऐसे पागल भिखारी बनकर क्यों घूम रहे थे? युवराज लानवांग जी ने कहा, तेरे लिए झूमू दीवाना बन के, तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होंगे कभी ना जुदा, तेरे लिए झूमू दीवाना बन के, तेरा लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होंगे कभी ना जुदा, तेरे लिए। विंग, तुम मेरे दिल में बस गए थे,
तुम्हें निकालना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और तब मुझे तुम्हारे हालत के बारे में पता चला, तब मैंने ये रास्ता चुना। विंग ने कहा, अपने मेरे बारे में पता लगाया? युवराज लांगवांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे लगा ही था शादी वाली बात झूठ है। शक हो रहा था मुझे तुम्हारे मामी पर। युवराज लांगवांग जी ने विंग को नाम से पुकारा। विंग? विंग ने कहा, जी जी कहिए। युवराज लांगवांग जी ने कहा, मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहता हूँ। विंग ने कहा, जी मैं भी सुनना चाहता हूँ। वैसे भी आप कहाँ कुछ करने वाले हैं मेरे साथ, चलिए बात करके ही रात बिता देते हैं। युवराज लांगवांग जी ने कहा, विंग तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा था। विंग ने कहा, चांगफू मैंने नहीं कहा था मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे डर लग रहा है, मुझे टाइम दीजिए। वो तो आप ही है जो मेरे नाम का बिल मुझे पर ही फाड़ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आपको ही डर लग रहा है, क्योंकि आपका भी तो फर्स्ट टाइम है ना। शिवराज लांगवांग जी के अंदर का सोया हुआ शेर जाग गया। लांगवांग जी ने कहा, ओह तो ये बात है। अब जाके इन दोनों का एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट शुरू हो गया। दोनों ने जम के परफॉर्मेंस दिया। इनके चलते दोनों की बातें अधूरी रह गई, क्योंकि हॉटनेस के चलते चूहा बाहर आ गया था। मतलब विंग की पहली हिट कर गई थी लांगवांग जी के रट को। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अभी ताजपोशी चल रहा था राजभवन में। विंग को क्वीन और युवराज लांगवांग जी को किंग बनाया जाता है। अब नेक्स्ट डे दोपहर को विंग और वांगची टहलने गए फूलों के बागीचे में। लांगवांग जी ने कहा, विंग? विंग ने कहा, जी कहिए। लांगवांग जी ने कहा, तुम्हें तुम्हारे मामा की याद नहीं आती? विंग उदास होते हुए कहा, हाँ मामा बहुत याद आते हैं। लांगवांग जी ने कहा, फिर क्या तुम उनसे मिलोगे? अब विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, मामा शायद अभी मुझसे प्यार नहीं करते। मामा भी मामी की बातों में आ गए थे। लांगवांग जी ने विंग को हक कर लिया और वहां जितने भी गार्ड थे सारे पीछे मुड़ के खड़े हो गए थे। लांगवांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें हमारे फर्स्ट नाइट को एक सच बताना है, ये बोला था। विंग ने हक किए हुए ही अपने सर को हाँ में हिलाया। लांगवांग जी ने कहा, वो सच तुम्हारे मामा से जुड़ा हुआ है। विंग को झटका लगा। विंग ने कहा, मुझे बताइए क्या बात है। अब लांगवांग जी बताना शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें पहली बार फ्लूट बजाते हुए देखा था मेले में। उसके बाद तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था, लेकिन वहाँ तुम्हारे मामी ने कहा तुम्हारा एक मंगेतर है। सच्चाई पता करने के लिए मैं दूसरे दिन वेश बदल के तुम्हारे मामा से मिलने गया, तो तुम्हारे मामा ने सारा सच मुझे बताया। वो बहुत अच्छे इंसान है विंग। सारा सच बताने के बाद उन्होंने मुझे कहा मैं उनको कुछ दिनों का टाइम दूं, क्योंकि इस शादी के लिए तुम्हारी मम्मी कभी नहीं मानेगी। मैंने भी उन्हें टाइम दिया। उन्होंने मुझे बताया सही समय आने पर वो मुझसे बात कर लेंगे। मैंने तुम्हारे मामा को मेरे खास आदमी से मिलवा दिया, जिनके थ्रू हम बात कर सकते थे बिना मिले ही। जब तुम्हारे भाई बहन आए थे और तुम्हें अकेला भेजा गया था मिठाई बांटने के लिए, उस दिन तुम्हारे मामा को जब पता चला ये बात, तो वो भी निकल गए थे तुम्हें लेने। तुम जब पूरे गांव में घूम घूम के मिठाई बांट रहे थे और लोगों के भले बुरे बातों को सुन रहे थे, तब वो सारी बातें तुम्हारे मामा भी सुन रहे थे। उनको तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर उस रात को मैं और तुम्हारे मामा मिले और तुम्हारे मामा ने मुझसे पूछा मैं तुम्हें पाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया सब कुछ, और फिर मुझे जूते से मारा गया, झाड़ू से मारा गया, भर भर के गाली दिया गया। क्योंकि विंग उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे मामी तुमसे बहुत नफरत करती है। अगर मैं उनके सामने भेस बदल के जाऊँ और खुद को एक ऐसा इंसान दिखाऊं जिसके साथ अगर तुम्हारी शादी हो तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर ऐसा इंसान बनकर मैं जाता हूँ तो शादी पक्की। इसलिए जब तुम्हारे मामा ने मुझे कहा अगर मैं तुम्हारे लिए एक युवराज से एक पागल भिखारी बन जाऊं तो ही वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। मैंने तुम्हें पाने के लिए ऐसा किया और तुम्हारे मामा ने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें रुलाया, क्योंकि उनको पता था तुम अभी रो रहे हो और उसके बाद हमेशा मुस्कुराओगे। विंग अब बहुत रोने लगा और बोलने लगा, प्लीज मुझे एक बार मामा से मिलवा दो। लांगवांग जी ने कहा, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे किंगडम में किंग से ज्यादा पावर क्वीन के हाथों में होता है। तो आप बस हुक्म कीजिए मेरे रानी। विंग रोते रोते ही अब स्माइल करने लगा। लांगवांग जी ने कहा, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बोलना था, वो तुम्हारा मामा आए हुए हैं। विंग आंखें बड़ी बड़ी करके लांगवांग जी को देखता है। लांगवांग जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हारे मामा दोपहर को ही आ गए थे, इतनी दूर से आए हैं इसलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। शाम को हम दोनों से ही मिलेंगे आकर हमारे रूम में।
अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह लान बांगजी को साइड कर दिया गया था, मतलब फुल इग्नोर किया जा रहा था। मामा भांजे एक हो गए थे। जियांग फेंगमियन और विंग दोनों आज बहुत ज़्यादा ही खुश थे। विंग खुश था क्योंकि एक ही तो इंसान था जो बचपन से उसको लाड प्यार कर रहा था। विंग को लगा था माँ जैसे मामा को भी उसने खो दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उल्टा उसके मामा ने आज उसके लिए जो कुछ भी किया है, विंग चाहकर भी इस कर्ज को कभी नहीं उतार पाएगा और इसके बदले मामा के लिए जो भी करना पड़ता है वो विंग करेगा हमेशा। और जियांग फेंगमियान आज इतने खुश थे क्योंकि विंग के चेहरे पर आज जो स्माइल था वो जेन्युइन था, जो पहले कभी विंग के चेहरे पर उन्होंने देखा नहीं था। इसका मतलब उसका डिसीजन सही था, बिल्कुल सही था। उन्होंने एक सही इंसान के हाथ पर अपने भांजे का हाथ सौंपा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। वेंचिंग की दवाई से विंग का चेहरा भी ठीक हो गया। विंग बिल्कुल पहले की तरह हो गया। विंग तो अभी नहीं जाता था अपने मामा से मिलने क्योंकि विंग प्रेग्नेंट जो हो गया था, लेकिन जियांग फेंगमियन महीने में 2 बार तो आकर मिलकर जाते ही थे विंग से। लैन फैमिली जियांग फेंगमियन को बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते थे। लैन फैमिली के हर एक मेंबर विंग को बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। विंग बचपन से फैमिली के प्यार के लिए तरस रहा था। आज वही प्यार विंग को सूद समेत मिल रहा था वापस। कुछ महीनों बाद विंग को एक अल्फा बेबी बॉय हुआ। बेबी का नाम सबने सोचा था जियांग फेंगमियन आकर ही रखेंगे। सभी जियांग फेंगमियन का इंतजार कर रहे थे। खबर तो पहले ही भेज दिया था लैन वांगची ने, लेकिन फिर भी जियांग फेंगमियन नहीं आए। विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था और विंग को परेशान देखकर बाकी सभी फैमिली मेंबर परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि राजबाड़ी के सारे मेट्स भी परेशान हो गए थे उसके इतने प्यारे क्वीन को उदास देखकर। उस दिन लैन शिरन ने ही बेबी का नामकरण कर दिया था लैन शिजुन। नेक्स्ट दिन लैन फैमिली को पता चला जियांग फेंगमियन की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, उनको दिल का दौरा पड़ा है। अब विंग का रोना फिर से चालू। विंग तो अभी जाना चाहता था अपने मामा के घर, लेकिन जा नहीं पाया। विंग की भी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए किसी ने जाने नहीं दिया उसे। लैन वांगजी ने कहा, विंग मैं खुद जाता हूँ और उनको यहाँ ले आता हूँ, फिर हम हमारे यहाँ उनका इलाज करवाएंगे, ठीक है? रोना बंद करो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे मामा को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजमहल में लैन वांगची जियांग फेंगमियन को ले आए थे और साथ में मैडम यू भी आई थी। मैडम यू के बारे में सभी जानते थे, लेकिन किसी ने मैडम यू को कुछ भी नहीं कहा। मैडम यू को पहली बार विंग इतना रोता हुआ देखा। मैडम यू को तो होश ही नहीं था, पागलों की तरह रोए जा रही थी। विंग मैडम यू को रोते हुए देखकर खुद भी रो पड़ा। सबने मना किया था विंग को मैडम यू के सामने आने को, इसलिए विंग पर्दे के पीछे खड़ा था। लेकिन कब तक विंग खुद को रोक पाता? विंग खुद को रोक नहीं पाया, आगे आया और मैडम यू को हक कर लिया। मैडम यू ने देखा विंग है उसके सामने। मैडम यू को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने आंखों पर। मैडम यू ने इसके बाद जो किया विंग ने सपने में भी सोचा नहीं था। मैडम यू ने विंग के चेहरे को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से और विंग के चेहरे को बड़े प्यार से चूमने लगी। विंग को ऐसा महसूस हो रहा था विंग के अपनी माँ उसे आकर प्यार कर रही है। विंग के भी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ देर बाद मैडम यू विंग से अलग होकर विंग के हाथों को पकड़ लिया। मैडम यू को देखकर ऐसा लग रहा था मैडम यू अभी विंग को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। मैडम यू मेज़ पर ही बैठी हुई थी। विंग मैडम यू को लेकर पास के रूम में चले जाता है। विंग मैडम यू से कैसे बात शुरू करे यही समझ नहीं पा रहा था। मैडम यू ने ही पहला बात शुरू किया, विंग बेटा तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया है, अच्छी बात है। विंग बेटा मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन तेरे मामा तुझे बहुत प्यार करते हैं तो उनको तो माफ़ कर ही सकता है। विंग को पता चला मैडम यू को अभी भी असली बात किसी ने बताया नहीं है। विंग ने भी अभी कुछ नहीं कहा इस बारे में। विंग ने बस इतना कहा, मामी ऐसा कैसे हो गया मुझे बताओगे? मैडम यू ने हाँ कहा और बताना शुरू किया। बच्चों की शादी के टाइम मुझे नहीं पता था कि बच्चों के ससुराल वालों ने दहेज मांगा है। दहेज में तुम्हारे मामा ने हमारे सारे ज़मीन हमारे दोनों दामादों के नाम पर कर दिया था। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए तुमने जब कहा था तुम्हारे मामा से कि मेरे हिस्से का ज़मीन बेचकर मेरी शादी करवाओ, तो वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था तब। और शादी के लिए तुम्हारे मामा ने घर गिरवी भी रख दिया था। विंग बेटा ये सब कुछ मेरी लालच की वजह से हो रहा है। मेरे कारण तुम्हारे मामा को इतना भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगा था इतना अमीर घराना है, पैसों की कमी नहीं है, इसलिए दहेज नहीं मांगा होगा। मैं खुश थी बेटा,
मुझे क्या पता था बेटा, वो सभी इतने लालची इंसान है। अगर मुझे पता होता, मैं कभी भी अपने बच्चों का रिश्ता उस घर में नहीं करवाती। मुझे बस अपने बच्चों की चिंता थी बेटा। मैं नहीं चाहती थी, मैंने जितना कष्ट उठाया है मेरे बच्चे भी उठाए। एक दिन तुम्हारे मामा खेत पर काम करने गए, लेकिन उनको खेत में घुसने ही नहीं दिया गया। सारा फसल यानी और चैन के ससुराल वाले आकर ले गए। उस दिन मुझे पता चला क्या बात है। आगे तुम्हारे मामा के पास कोई काम नहीं था, खाने के लाले पड़ गए थे, कर्जा भी उतार नहीं पा रहे थे। उस समय मुझे पता चला वो तुम थे बेटा, जिसके हमारे घर में कदम पड़ते ही हमारी तकदीर बदल गई थी। अच्छे दिन देखने को मिला था हमें, तुम्हारे जाने के बाद सब खराब हो गया, हमारी दुनिया गुजर गई। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी बेटा। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन लेकिन तुम नहीं मिले। अब जाकर मिले हो। विंग बेटा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ बेटा, हमें माफ़ कर दो। इस उम्र में और सहा नहीं जा रहा है, ये मुझे पता चला है बेटा। मैं कितना गलत थी, ये मुझे अच्छे से पता चला है बेटा। जब मैं मेरे बच्चों के पास गई तो मुझे पता चला उनको तो पहले से ही ये सब पता था। फिर भी उन दोनों ने अपने ससुराल वालों को चुना, ना कि हमें। और मुझे और तुम्हारे मामा को धक्के मार के निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया बेटा। उस टाइम ही तुम्हारे मामा की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी तुम्हारे मामा को उन्होंने घर से निकाल दिया, उस हालत में निकाल दिया। बहुत तकलीफ सह के जब हम घर पहुँचे तो घर जिसके पास गिरवी रखा था, उस इंसान ने घर पर कब्जा कर लिया था। 2 दिन हम पेड़ के नीचे रहे, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। फिर महाराज आए और हमें यहाँ लाए। विंग पहली बार इतने गुस्से में आ गया था। अब जाके मैडम यू के दिमाग में एक बात आकर रुक गई, विंग इस राजमहल में क्या कर रहा है। मैडम यू कुछ पूछ पाती, एक मेट ने आकर कहा, क्वीन आपके मामा जी को होश आ गया है। विंग गुस्से में वहां से निकल गया। मैडम यू भी पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन उन्होंने धीरे से उस मेट से पूछा, तुमने विंग को क्वीन क्यों कहा। तो मेट ने भी बता दिया, किंग लान वांगजी ने इनसे मैरिज किया है और अब यही हमारी क्वीन है। और ये सुनने के बाद मैडम यू बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। मैडम यू सोच रही थी, चलो जो अच्छा बच्चा था उसके साथ तो कुछ अच्छा हुआ। अब हमें विंग को दिखाया जाता है, जो मामा जियांग फैंगमियन के हाथों को पकड़ के बैठा था। विंग अभी बहुत गुस्से में था और रो रहा था। इस विंग का क्या ही करूं, गोसुवासियों का तो भाग ही फूट गए हैं। वांग जी ने ठीक ही कहा था, गोसु को एक ऐसा क्वीन मिला है जो कभी गोसु में पानी की कमी नहीं होने दे। ज्यादा खुश हो जाता है तो तब भी रोता है, ज्यादा दुखी हो जाता है तो तब भी रोता है, ज्यादा गुस्से में होता है तो तब भी रोता है। लान वांग जी का तो भाग ही फूट गए हैं, एक क्राइम बेबी को शादी करके जो लाया है। विंग अभी नाराज था अपने मामा से, इतना कुछ हो रहा था इन 1 साल में, लेकिन उन्होंने सच नहीं बताया। आते थे, मिलते थे और चले जाते थे। जियांग फैंगमियन ने कहा, बेटा विंग, तुमने इतने दुख देख लिया है अपनी ज़िंदगी में, मैं फिर से तुम्हें मेरे लिए दुखी देखना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारा मुस्कान तुमसे छीनना नहीं चाहता था। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मैं दुनिया की हर तकलीफ सह सकता हूँ। पता है विंग, अब तो मेरे साथ साथ तुम्हारे मामी को भी तुम्हारी कीमत पता चल गया है। इतने सालों तक हमने कभी तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाए, तो हम कैसे तुम्हारी खुशियों को नज़र लगा सकते थे, इसलिए नहीं बताया। तुम्हारी मामी तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था तुम फिर से दुखी हो जाओ हमें इस हाल में देखकर, इसलिए मैंने तुम्हारी मामी को नहीं बताया कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। हमें माफ़ कर देना बेटा। विंग अब अपने मामा को हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैडम यू भी वहाँ आ गई और जिस हाथों से मैडम यू कभी विंग के बालों को खींचती थी, उसी हाथ से आज मैडम यू बहुत प्यार से विंग के बालों पर अपना हाथ फिराने लगी। अब जाके सब सही हो गया था, सब हैप्पी थे। विंग ने मैडम यू और जियांग फैंगमियन को खुद से कहीं दूर जाने नहीं दिया। मैडम यू तो पूरे टाइम लैन शीजुन के साथ ही रहती थी। लैन शीजुन की आदत इतनी खराब हो चुकी थी, रात को भी लैन शीजुन को मैडम यू चाहिए था। आधी रात को विंग को लैन शीजुन को मैडम यू के पास ले जाना पड़ता था। दूध पीकर भी वो शांत नहीं हो पाता था। इसके बाद तो ऐसा हाल था, लैन शीजुन रात को भी मैडम यू के साथ ही सोने चला जाता था। और इस बात का पूरा फ़ायदा लान वांगजी उठाने लगा और इस वजह से नेक्स्ट ईयर ही विंग फिर से
प्रेग्नेंट। विंग फिर से प्रेग्नेंट हो गया ट्विंस बेबी से। सब कितने हैप्पी थे, लेकिन ये गलत है। इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर ऐसा भी है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, जिनका हैप्पी एंडिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जिन फैमिली जिनका हालत अभी बहुत ज़्यादा ही खराब था, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया था, और छीना था गोसु किंगडम के क्वीन विंग ने। ये एक नया ही रूप था विंग का, जो मर्सी बिल्कुल भी नहीं दिखाया था इन जिन फैमिली पर। अब ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उसने कैसे किया, जस्ट इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी यही ख़त्म होती है, इससे आगे और नहीं चलेगी। ये स्टोरी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर इस फैन फिक्शन से कुछ सब्सक्राइबर मिलते हैं तो मैं जल्दी ही वन शॉट और एक ला दूंगी आप सबको। ठीक है, बाय बाय, बी अल्लाह, बस टिंग टिंग।